जय हिंद साथियों, नमस्कार से भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो गए हैं, दिन रात रिकवरी वालों का फ़ोन आ रहा है। फ़ोन बंद कर देते हैं तो आपके आना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अगर आप लोग एड्रेस चेंज कर ले रहे हो या फिर फ़ोन बंद कर ले रहे हो तो बहुत सारे भाइयों का ये सवाल आता है कि क्या ये लीगल है क्या? अगर मैं अपना फ़ोन बंद कर दूं या फिर मैं प्रॉपरली अपना एड्रेस ही चेंज कर दूं, मैं अपना जिस एड्रेस पे रहता हूं उस एड्रेस से मैं कहीं 5-10 किलोमीटर दूर अपना घर दूसरा ले लूं, ठीक है, तो क्या कोई बैंक रिकवरी वाला इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है? हमारे ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है? और अगर लीगल नोटिसेज या फिर कोर्ट के समन मुझे पुराने वाले एड्रेसेस पे आएंगे तो फिर क्या होगा? क्या मेरे नाम का कोई वारंट इशू होगा या ऐसा कुछ होगा? तो आज इसी के बारे में पूरी बातें क्लियर करेंगे, पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कि भाई साहब एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। और बोनस फैक्ट मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो रिकवरी वाले हैं ना, ये ढूंढने के लिए आपको क्या क्या तरकीबें अपनाते हैं। अगर आप लोग वो तरकीबें उनका इलाज कर लो ना, तो आप लोग कभी भी ढूंढने नहीं जाओगे और ये रिकवरी वाले कभी भी आपको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स या विजिट बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉल और विजिट को रुकवाना चाहते हो, कोई नोटिस आया है, कोई कोर्ट से समन आया, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब साथियों, बहुत सारे भाइयों का जिनका खुद का घर होता है, उनकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वो घर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उनके ऊपर 1-2 करोड़ का भी लोन हो गया है ना, तो वो घर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि घर आदमी जिंदगी में एक ही बार बनाता है, ठीक है। और वही सीधी सी बात है, वो उस घर को छोड़ नहीं सकता। अब मेन लोगों का ये कहना आता है कि सर हम खाली नंबर बंद कर दें अगर, ठीक है, तो ये हमारे घर तक आ ही नहीं पाएंगे, क्या विजिट कर सकते हैं? ये तो मैं बताना चाहूँगा, मेनली आज के टाइम पे, ठीक है, सारे ही एनबीएफसी और सारे ही बैंक विजिट वगैरह करते हैं, ठीक है। बट क्या फ़ोन बंद करने पे कोई लीगल कार्रवाई या फिर हमारे ऊपर कोई अलग से एक्शन होता है? तो मैं बताना देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई अलग से एक्शन नहीं होगा, कोई आपके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं होगी। आप फ़ोन उठाओ मत उठाओ, आप सिम तोड़ के फेंक दो, आप बात बिल्कुल मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब एक हमारे व्यक्ति या कस्टमर थे, ठीक है, एक सब्सक्राइबर थे, वो हमसे जुड़े थे, उन्होंने बताया कि सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है, आपको इससे सीखने को मिलेगा, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है, कि ये लोग आपके माइंड के साथ किस प्रकार से खेलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हुई है? कह रहा सर मैंने अभी अभी जस्ट क्या हुआ कि रिकवरी वाले से बात चल रही थी, उसने मुझे मेरे लोन का एग्रीमेंट भेजा है। जब मैंने लोन लिया था तो उस टाइम पे एग्रीमेंट पे साइन वगैरह करे गए थे, मतलब ऑनलाइन तरीके से ओटीपी वगैरह दी गई थी, ठीक है, तो उसको डिजिटलाइज साइन कहते हैं। अब हुआ क्या कि जब मैंने उस एग्रीमेंट को अभी पढ़ा है, उसने क्लॉज भेजा है, तो उस क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि मैं जो है बैंक के फ़ोन को काट नहीं सकता, या फिर उसके फ़ोन को अगर मैं उठाता नहीं हूँ तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। मेरे को वो फ़ोन उठाने ही हैं, उठाने हैं। अब ये लोग दिन में 500 फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं क्या 500 फ़ोन उठा पाऊँ? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मेरे ऊपर लीगल कार्रवाई कर देंगे। तो मैंने कस्टमर पे सीधे सीधे एक चीज़ बोली, आप लोगों को पता है, सिंपल वर्ड में एक चीज़ बोली कि भाई साहब ये जो एग्रीमेंट पे सारी चीज़ें लोग लिखते हैं ना, हर कोई चीज़ वैलिड नहीं होती है। एग्रीमेंट तब तक वैलिड था जब तक आप पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। जिस दिन आपने पेमेंट करना बंद कर दिया उस दिन ये एग्रीमेंट टूट गया, ओके। तब से इस एग्रीमेंट की कोई खास वैल्यू रही नहीं है, ओके। सेकंड चीज़ ये है, ये एग्रीमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। कल कोई एग्रीमेंट में लिख दे कि अगर कस्टमर पैसे नहीं भरेगा तो हम उसके हाथ काट देंगे, क्या ये वैलिड होगा? क्या ये लीगलाइज होगा? नहीं होगा। एग्रीमेंट में कुछ भी लिख देने का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉपरली वैलिड है। हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, कि हम जिसका चाहे उसका फ़ोन उठाएं, जिसका चाहे उसका फ़ोन ना उठाएं, हमारी मर्ज़ी है। हमें जिससे बात करनी है उससे करें, जिससे बात नहीं करनी उससे नहीं करेंगे, ओके। तो आप इनका एक फ़ोन ना उठाओ, 100 फ़ोन मत उठाओ, 1000 फ़ोन मत उठाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो विजिट बहुत ज़्यादा होगी। तो देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी बंदा एड्रेस चेंज नहीं कर सकता वो फिर कंप्लेंट्स का सहारा ले, ठीक है। वैसे तो विजिट से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं फिर बोलता हूँ, ठीक है। बट अगर आप एड्रेस चेंज ही नहीं कर सकते तो आप लोग विजिट्स मतलब कंप्लेंट्स का सहारा लो। बैंक को कंप्लेंट करो, ट्विटर से कंप्लेंट करो, उसके बाद आरबीआई में कंप्लेंट डालो, आपकी विजिट 100% रुक जाएगी, ठीक है। अब जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई लोग जो कि एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं, फ़ोन भी बंद कर लेते हैं, ठीक है, और उनका ये कहना होता है कि सर अब तो मैं बिल्कुल ही मतलब बैंक के संपर्क से टूट गया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एड्रेस भी चेंज कर लिया है, मैंने फ़ोन भी, अब मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ, ठीक है। कई लोग क्या होता है, फ़ोन के अंदर एक सेटिंग आती है अननोन कॉल करके ब्लॉक, ठीक है,
वो लोग वो कर लेते हैं, और व्हाट्सएप पर भी अननोन कॉल ब्लॉक लगा देते हैं, तो उनको कॉल आते ही नहीं है। ओके, अब ऐसे में बैंक क्या मुझे ढूंढने की ट्राई करेगी? क्या रिकवरी एजेंट्स मुझे ढूंढने की ट्राई करेंगे? तो देखो, इसके ना दो पॉसिबल सिनेरियो बनते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अगर आपका लोन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, या फिर अगर उस टाइम पे रिकवरी वालों के पास कोई और केस नहीं है, ठीक है, जैसे कई आज पहले के टाइम पे क्या होता था, आज से 5 साल पहले जब लॉकडाउन था, ठीक है, तब रिकवरी वाले एजेंसी होती थी कम। जैसे मैं आपको दिल्ली दिल्ली का बताऊंगा, ठीक है, मेरा जो एरिया है उस टाइम पे वहाँ पर एजेंसी होती थी 1 या 2, ठीक है। वो बहुत बड़ी एजेंसी होती थी, पूरी पूरी बिल्डिंग उनकी रहती थी, ठीक है, और उसी एजेंसी से रिकवरी वाले जाते थे, आते थे, वहीं से कॉलिंग वगैरह होती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि जितने रिकवरी के मैनेजर्स वगैरह थे ना, या टीएल वगैरह थे, वो सब डीआरए का लाइसेंस लेके अपनी खुद की एजेंसी खोल के बैठ गए। तो अब मेरे ही एरिया में कम से कम 20+ एजेंसी होंगी, ठीक है। तो जहाँ पर पहले किसी एजेंसी के पास 1000 केस रहते थे ना, अब कुल मिला के 150 भी नहीं है। ओके, तो जब 150 भी केस नहीं है तो फिर वो फ्री बैठे रहता है कई बार। जब फ्री बैठे रहते हैं तो वो ट्राई करते हैं ढूंढने की, ठीक है। आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। पहली बात तो आपने एड्रेस चेंज कर लिया, कोई क्राइम नहीं करा। ये लोग बहुत बार क्या करते हैं कि आपको एग्रीमेंट की कॉपी या फिर आपको केवाईसी के मैसेजेस भेजेंगे। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनको दिन में 10 बार केवाईसी के मैसेज आते थे, ठीक है, और कहा जाता था बाकायदा रिकवरी वालों के द्वारा मैसेज कर करके कि आप ये केवाईसी करो, नहीं करोगे तो ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी। अब ये पता केवाईसी करने के लिए बोलते क्यों हैं? क्योंकि जब आप केवाईसी करोगे, ठीक है, तो आपका जो नया एड्रेस है ना, वो आप गलती से डाल देते हो कई बार वहाँ पर, और जब नया एड्रेस डालोगे तो भाई साहब, अगर वो उनकी रेंज में हुआ, अगर मान लो एक जो रिकवरी एजेंसी है ना, उसकी रेंज 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर के बीच में रहती है, इतना हो जाता है कि आधे घंटे में वो घूम के आ जाए, समझ गए। अब अगर आप उसके बीच में रहते होगे तो वो आ जाएगा विजिट करने। अगर ज़्यादा दूर रह रहे हो तो फिर कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारे भाई हैं जो मुंबई में, दिल्ली में, या फिर कलकत्ता वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, जब उनकी जॉब वगैरह चली जाती है तो अपने नेटिव प्लेस में चले जाते हैं, तो उनके यहाँ पर विजिट होने के चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ ये है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सबसे मेन कारण पता है आपका एड्रेस पता करने का क्या है? आप लोग जो अपने आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट कर लेते हो ना, इनके पास उसकी डिटेल पहुंच जाती है। हर एक रिकवरी एजेंसीज या फिर हर एक बैंक के पास पता है आपकी केवाईसी की 6 महीने की डिटेल होती है। आप 6 महीने तक अपनी आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, कहीं पर भी एड्रेस चेंज करोगे ना, तो उनको वो दिख जाएगा, ठीक है। एक किसी को गलतफहमी हो गई थी, जैसे मेरे कस्टमर थे, वो बोल रहे थे कि सर शायद हो सकता है ये लोग रेंट एग्रीमेंट से हमारा एड्रेस पता करने की ट्राई करें। तो मैं बताना चाहूँगा, रेंट एग्रीमेंट से एड्रेस पता नहीं चल सकता। क्यों नहीं पता चल सकता? क्योंकि वो ऑफलाइन है, वो आपने ऐसे ही कहीं पर भी बनवा लिया है, ठीक है, तो वो ऑनलाइन नहीं चढ़ता, तो उसकी कोई उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई चेक नहीं कर सकता। बाकी 2-4 तरीके और हैं, जैसे अगर आपका गैस कनेक्शन है, ठीक है, आज के टाइम पे बहुत महंगा हो गया गैस कनेक्शन, तो मैं उतना बोलता नहीं हूँ कि लोग अपना सरेंडर करें, बट आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट देने के, जहाँ पर आप लोग रहते हो ना, जहाँ पर भी आपका एड्रेस है, आप लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट मत दो चेंज करने की, ठीक है। जहाँ नए एड्रेस पे आप जा रहे हो, वहाँ पर जाके जो एजेंसी होगी उसको रिक्वेस्ट दो कि मेरी एजेंसी वहाँ पर थी पहले, अब आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास है थोड़ा हिसाब किताब, तो भाई आप इसको सरेंडर ही कर दो और दूसरी जगह पर जाके दूसरी एजेंसी से वो ले लो, ठीक है। क्या होता है, ये लोग 150 रुपये लेके ना बता देते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो, क्योंकि जो गैस एजेंसी है वो हमारे पूरे इंडिया में कुल मिला के जो पॉपुलर है वो सिर्फ 3 है, और वो 3 जो एजेंसी होती है उनमें ऑफिस बहुत उस एरिया में 1 ही 2 होते हैं, तो पता लग जाता है उससे, समझ रहे हो। सेकेंडरी चीज़ ये है कि अगर तो देखो, लीगल कार्रवाई से बचना हो। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं ना कि सर वहाँ पर नोटिस जाएगा घर में, या समन जाएगा तो हमें तो नुकसान हो जाएगा, या वारंटी इशू हो जाएगा हमारे नाम का। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, समझाता हूँ, ठीक है। देखो, जो बंदे एड्रेस चेंज कर लेते हैं ना अपना, तो ये जो हमारे यहाँ की जो पोस्टल सर्विस है, ठीक है, ये बहुत ही कमीने, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही कमीने और सुअर टाइप के लोग हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग गठरी बना लेते हैं। जैसे मान लो किसी एक मोहल्ले में जाना है, तो हफ्ते भर का जमा कर लिया, अब उसको जमा तो ऐसा तो कर नहीं सकते, तो वो उसको डिलीवर मार्क कर देते हैं, ठीक है। और डिलीवर मार्क कर देंगे, डिलीवर मार्क करने के बाद उसके बाद आते हैं, देखते हैं कोई मिला नहीं तो वापसी ले जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि जो कोर्ट का सामान है ना, वो एक बार डिलीवर मार्क हो गया तो आपके नाम का वारंटी इशू हो सकता है अगली डेट पे। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ क्या है। आप एड्रेस चेंज कर लिया हो या फिर एड्रेस चेंज करने वाले हो, पोस्ट ऑफिस आपके एरिया में एक ही होगा, ठीक है।
उस पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहाँ पर अपने जो मोहल्ले का, हर एक मोहल्ले का अलग अलग एक बंदा होता है, उससे जाके बात करें, उसे बोले कि भाई साहब मैं एड्रेस कर रहा हूँ चेंज, आप मेरा नंबर ले लो या फिर मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। आप 150 रुपये मुझ पर ले लिया करिएगा। अगर मेरे नाम से कोई भी नोटिस या फिर मेरे नाम से कोई भी चीज़ अगर आती है तो उसे खोल के मुझे उसकी फ़ोटो भेज दिया करिएगा या उसे रख लीजिएगा, मैं आके ले लूँगा आप पे, ठीक है। या फिर अगर आप बिल्कुल लेना नहीं चाहते, आप बिल्कुल उससे फट जाना चाहते हो, तो आप उसे कह दो कि मेरे नाम से अगर कुछ भी आता है इस एड्रेस पे तो आप इसको अनडिलीवर्ड मार्क कर दीजिएगा, ताकि ये वापसी चला जाए और मेरे नाम पे कोई वारंट वगैरह इशू ना हो। समझ गए? ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, ये सबसे जेन्युइन तरीका होता है, ठीक है। ओके, इससे क्या है कि आपके नाम का कोई भी वारंट वगैरह, कोई भी समन वगैरह इशू नहीं होगा। अगर ये लोग डिलीवर मार्क कर देंगे तो आपके नाम का वारंट इशू हो सकता है, बेलेबल वारंट वगैरह। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग समझो, ये चीज़ें आप लोग जानो, ठीक है। एक दो तरीके और हैं कि जो रिकवरी वाले आपको ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, जैसे एक तरीका ये है कि अगर मान लो आपने किसी पर्टिकुलर ऐप से लोन ले रखा है, जैसे मान लो पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, अब ये लोग लोन नहीं देता, ठीक है। इनके अंदर कोई एनबीएफसी होती है या फिर बैंक होता है, वो देता है। ओके, जैसे आईडीएफसी हो गया, आदित्य बिरला हो गया। अब लेकिन क्या होता है कि जो भी लोन दे रहा है ना, उसके पास एक्सेस है आपके पेटीएम के सारे डाटा का। आप किसी को पैसे करोगे ना उससे, तो जो भी मर्चेंट होगा उसका डाटा उसके पास पहुंच जाएगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब ऐसे एक दो केसेस मेरे सामने आए थे जिसमें एक मेरे कस्टमर थे, उन्होंने एड्रेस वगैरह चेंज करा था। अब वो दूसरे टावर में कहीं पर जाकर रह रहे थे, उन्होंने एक दिन ऐसे किसी को पेमेंट कर दिया। अब उस जो दुकानदार है उसको फ़ोन जाने लगे रिकवरी वालों के कि भाई हमें तो उसका एड्रेस बताओ, हमें तो उसका एड्रेस जानना है, ठीक है। अब वो जो दुकानदार था उन्होंने उनको फ़ोन करा, भाई साहब कि देखो तुम्हारे नाम से मेरे को परेशान कर रहे हैं। अब हमारे जो कस्टमर था वो जानने वाले थे, उनको पता था क्या बोलना है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जो तुम्हें फ़ोन कर रहा है उस पर जाके बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो, है ना, बात ख़त्म करो। ऐसे ही उसने फ़ोन दुकान वाले ने करा, बाद में उन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया। तो आप लोग इसकी जगह ऐसा कर सकते हो कि जिस भी बैंक से, जिस भी ऐप से आपका लोन है ना, उसको यूज़ ही मत करो। ओके, उसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब उसकी जगह पे अगर मान लो आपको यूपीआई के लिए कोई ऐप मिल ही नहीं रहा, तो हमारी सरकार का खुद का भी एक भीम यूपीआई आता है, ठीक है, उसको यूज़ कर लो। वरना आजकल 10 तरीके की यूपीआई ऐप है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे, जिनको आप लोग समझोगे, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाई।